हजारों की भीड़, एक सपना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा मुश्किल सब्जेक्ट। कई एस्पिरेंट्स इसे बस रटकर गलती कर बैठते हैं और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज आज हम इसे रटेंगे नहीं, हम इसे समझेंगे। हर कॉन्सेप्ट को एक कहानी की तरह देखेंगे, एक फिल्म के सीन की तरह। चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं इस पहली स्लाइड से। देखो इस स्लाइड को। यह सिर्फ एक इमेज नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है। सेंटर में देखो, एक चमकता हुआ इंसानी दिमाग जो सर्किट से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। एक तरफ एक रोबोट का चेहरा है तो दूसरी तरफ पाइथन का सिंबल। ये भविष्य की तस्वीर है। स्लाइड का टाइटल देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस का एक चैप्टर नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारी दुनिया को बदल रही है। और नीचे देखो क्या लिखा है, कंप्लीट एग्जाम नोट्स, कंप्यूटर साइंस इन्फोग्राफिक सीरीज। मतलब एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो सब कुछ यही है। सर, इसे देखकर तो डर भी लग रहा है और एक्साइटमेंट भी हो रही है। चलो अब एआई की आत्मा को समझते हैं। अगली स्लाइड पर ध्यान दो। स्क्रीन पर एक चेहरा है, देखो, जिसका आधा हिस्सा पत्थर की मूर्ति जैसा है और आधा हिस्सा एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बोर्ड। ये एआई का सबसे सही डिपिक्शन है, इंसान और मशीन का संगम। सबसे पहले देखो परिभाषा, डेफिनेशन। इसका मतलब है मशीनों को इतनी काबिलियत देना कि वो इंसानों की तरह सोचें, समझें और खुद फैसले ले सकें, डिसीजन मेकिंग। अब देखो इसका लक्ष्य, इसका गोल। मकसद है ह्यूमन इंटेलिजेंस का अनुकरण करना, सिमुलेशन करना। और इसके 3 प्रमुख घटक हैं, सीखना यानी लर्निंग, समझना यानी अंडरस्टैंडिंग और व्यवहार यानी बिहेवियर। और नीचे देखो सबसे जरूरी नाम, जनक, फादर ऑफ एआई, जॉन मकार्थी। इन्होंने ही 1956 की डार्टमथ कॉन्फ्रेंस में इस फील्ड को जन्म दिया था। अच्छा, तो एआई का मकसद सिर्फ इंसानों की नकल करना नहीं है, बल्कि उनकी तरह सीखना और समझना भी है। अब एआई के स्ट्रक्चर को समझने के लिए चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये 3D मॉडल देखो। ये एक प्याज की परतों जैसा है। सबसे बाहर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सबसे बड़ा गोला है। उसके अंदर है मशीन लर्निंग और सबसे सेंटर में है डीप लर्निंग और डेटा साइंस इन सब को घेरे हुए है। देखो, एआई एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब एक बहुत बड़ा फील्ड। मशीन लर्निंग एआई का ही एक हिस्सा है, एक सबसेट जो डेटा से पैटर्न सीखता है। और डीप लर्निंग वो मशीन लर्निंग का भी सबसेट है जो इंसान के दिमाग, मतलब न्यूरल नेटवर्क्स की नकल करता है। तो सर, इसका मतलब ये हुआ कि हर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग है और हर मशीन लर्निंग एआई है। बिल्कुल सही, और यही है तुम्हारा एग्जाम फैक्ट। नीचे जो फॉर्मूला लिखा है उसे दिमाग में बैठा लो, डीएल सबसेट एमएल सबसेट एआई। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से। हर कहानी का एक इतिहास होता है। देखो एआई की कहानी इस टाइमलाइन में। सेंटर में एक आवर ग्लास है जिसके चारों तरफ एआई के सफर के माइलस्टोन्स है। शुरुआत होती है 1950 में एलन ट्यूरिंग के ट्यूरिंग टेस्ट से। सवाल बस एक था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? फिर 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई जहां जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को जन्म दिया। 1966 में एलाइजा आया जो दुनिया का पहला चैटबॉट था। 1997 ये एक ऐतिहासिक साल था जब आईबीएम की डीप ब्लू ने शतरंज के चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया। और फिर 2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी लाकर जनरेटिव एआई की क्रांति ही शुरू कर दी। वाह, 1950 से लेकर 2022 तक ये तो टेक्नोलॉजी का एक पूरा युग है। मतलब एक वैचारिक लड़ाई को समझो। अगली स्लाइड पे फोकस करो। स्क्रीन पर एक तराजू है। एक पलड़े पर इंसान का पॉलीगॉन हेड है और दूसरे पर रोबोट का। ये 2 तर्कों की लड़ाई है। एक तरफ है ट्यूरिंग टेस्ट जो 1950 में आया। इसका मकसद था ये जांचना कि क्या कोई मशीन इंसान की तरह व्यवहार कर सकती है, इमिटेशन। और दूसरी तरफ है जॉन सर्ल का चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट 1980 का। उनका कहना था मशीन समझती नहीं है, वो बस नियमों को, सिंटैक्स को प्रोसेस करती है। मतलब एक तरफ सवाल है कि क्या मशीन इंसान जैसा काम कर सकती है, और दूसरी तरफ ये सवाल है कि क्या वो सच में समझ सकते हैं। एग्जैक्टली। और नीचे दिए गए फैक्ट्स को नोट कर लो।
यूजीन गुस्मैन वो सुपर कंप्यूटर था जिसने ट्यूरिंग टेस्ट पास किया, और एलाइजा 1966 का और पेरी 1972 का, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध चैटबॉट्स थे। अब एआई की ताकत के लेवल को समझते हैं। इस स्लाइड को देखो। स्क्रीन पर एक स्पीडोमीटर जैसा डायल है, जिसकी सुई अभी पहले स्टेज पर है। पहला स्टेज है नैरो एआई, जिसे वीक एआई भी कहते हैं। ये केवल एक स्पेसिफिक टास्क कर सकता है, जैसे सीरी या चेस खेलने वाला कंप्यूटर। याद रखना, वर्तमान स्थिति यही है। दूसरा स्टेज है जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई। इसमें इंसानों के बराबर बुद्धिमत्ता, भावनाएं और तर्क मतलब रीजनिंग की समझ होगी। ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। और तीसरा आखिरी स्टेज है सुपर एआई। ये इंसानों से भी तेज और बेहतर होगा, जिसमें खुद की चेतना होगी, कॉन्शियसनेस। ये अभी सिर्फ एक कल्पना है, हाइपोथेटिकल। तो हम अभी भी पहले ही स्टेज पर हैं नैरो एआई में। एआई के काम करने के तरीके के आधार पर उसके प्रकार देखो। अगली स्लाइड। सेंटर में एक माइक्रोचिप है, जिसके 4 हिस्से हैं। ये 4 तरीके की एआई फंक्शनैलिटी हैं। पहला है रिएक्टिव मशीन्स। इनके पास कोई मेमोरी नहीं होती। ये सिर्फ वर्तमान डेटा पर रिएक्ट करते हैं, जैसे IBM डीप ब्लू। दूसरा है लिमिटेड मेमोरी। ये कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तीसरा है थ्योरी ऑफ माइंड। ये इंसानी भावनाओं और व्यवहार को समझने की एक कोशिश है। यह भी रिसर्च स्टेज में है। और चौथा है सेल्फ अवेयर, यानी खुद की चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस वाली एआई। ये भी अभी हाइपोथेटिकल है। अब समझ आया। सेल्फ ड्राइविंग कार अपने पिछले डेटा से सीखती है, पर डीप ब्लू वो तो हर गेम को बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करता था। बहुत बढ़िया। अब एक एआई एजेंट काम कैसे करता है, उसके हिस्से क्या हैं, ये स्लाइड देखो। सेंटर में एक कैमरा लेंस है और एक रोबोटिक हाथ जो एक साइकिल में काम कर रहे हैं। सबसे पहले है एनवायरनमेंट, वातावरण। ये वो जगह है जहां एजेंट काम करता है, जैसे सड़क। फिर हैं सेंसर्स ये वातावरण से डेटा लेते हैं। ये इनपुट है, जैसे कैमरा, जीपीएस। फिर आता है एजेंट। ये उस डेटा को प्रोसेस करने वाला ब्रेन है। और आखिर में है एक्चुएटर्स। ये एक्शन लेने वाले अंग हैं। ये आउटपुट है, जैसे गाड़ी के पहिए या स्क्रीन। अच्छा, तो ये एक पूरा साइकिल है। सेंसर से देखो, एजेंट से सोचो और एक्चुएटर से काम करो। EAS मॉडल देखो। एक सेल्फ ड्राइविंग कार है और चारों तरफ PEAS अक्षर बने हैं। P का मतलब है परफॉर्मेंस, प्रदर्शन। गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसे मापेंगे? सेफ्टी, टाइम, कंफर्ट और लीगल ड्राइव से। E है एनवायरनमेंट, वातावरण। गाड़ी का वातावरण क्या है? सड़क, सिग्नल, पैदल यात्री। A है एक्चुएटर्स। गाड़ी एक्शन कैसे लेगी? स्टीयरिंग से, ब्रेक से, हॉर्न से। और S है सेंसर। गाड़ी डेटा कैसे लेगी? कैमरा, जीपीएस, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर से। सर, इस PS मॉडल से तो सेल्फ ड्राइविंग कार का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। अब एक स्पेशल एआई सिस्टम की बात करते हैं। इस स्लाइड को देखो। एक कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टेथोस्कोप लटका है। ये सिंबल है एक्सपर्टीज का। ये है एक्सपर्ट सिस्टम्स। इसका काम है किसी विशेष क्षेत्र, किसी डोमेन में इंसानी विशेषज्ञ की तरह सलाह देना। इसके 3 हिस्से होते हैं। पहला नॉलेज बेस, जहां सारे तथ्य और नियम होते हैं। दूसरा इन्फरेंस इंजन, जो निर्णय लेने वाला ब्रेन है। और तीसरा यूजर इंटरफेस, जिससे यूजर बात करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं माइसिन, जो मेडिकल फील्ड में था, डेंड्राल केमिकल में, और प्रोस्पेक्टर माइनिंग में। तो ये AI के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, केमिस्ट और जियोलॉजिस्ट है। हाँ, कह सकते हैं। अब एआई की उस ब्रांच को समझते हैं जो हमारी भाषा से जुड़ी है। अगली स्लाइड है NLP। बीच में एक स्पीच बबल है जो 2 हिस्सों में बट रहा है। यह है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। इसका एक हिस्सा है NLU, यानी नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। इसका काम है भाषा का अर्थ समझना। सवाल है व्हाट डज इट मीन। दूसरा हिस्सा है NLG, यानी नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। इसका काम है भाषा का निर्माण करना। सवाल है व्हाट टू से। और नीचे इसके यूजेस देखो। चैटबॉट्स, गूगल ट्रांसलेट, वॉइस असिस्टेंट्स जैसे अलेक्सा और सिरी। समझना और फिर बोलना। NLU और NLG मिलकर ही तो बातचीत पूरी होती है। बिल्कुल, इंसानों की तरह। चलो NLP का इतिहास देखते हैं। स्लाइड पर एक पुराना स्क्रॉल एक मॉडर्न टैबलेट में बदल रहा है। ये विकास है।
इवोल्यूशन। 1950 में नोम चॉम्स्की ने जनरेटिव ग्रामर पर काम किया। 1954 में जॉर्जटाउन एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें रशियन से इंग्लिश में मशीन ट्रांसलेशन किया गया। 1968 में चार्ल्स जे फिल्मोर ने केस ग्रामर विकसित की और 1970 में टेरी विनोग्राड ने शार्डलू बनाया, जो ब्लॉक्स की दुनिया को समझने वाला एक प्रोग्राम था। मतलब गूगल ट्रांसलेट और चैट जीपीटी की नींव दशकों पहले रखी जा चुकी थी। कैसे करता है, इस स्लाइड में देखो। ये एक डेटा प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। पहला कदम है टोकनाइजेशन। इसमें वाक्य को शब्दों मतलब टोकन्स में तोड़ा जाता है। जैसे यह एक उदाहरण है, 4 टोकन्स बन गए। दूसरा है स्टेमिंग। इसमें शब्द को उसके मूल रूप में काटा जाता है, जैसे सेलिब्रेटिंग का सेलिब्रेट। तीसरा है लेमेटाइजेशन। इसमें शब्द को उसके सार्थक मूल रूप में लाया जाता है, जैसे बेटर का गुड। चौथा है स्टॉप वर्ड्स रिमूवल। इसमें इज, एम, द, आर जैसे कॉमन शब्दों को हटा दिया जाता है। पांचवा है पीओएस टैगिंग। इसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचाना जाता है। और छठा है एनईआर, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। इसमें नाम, जगह, तारीख को पहचाना जाता है, जैसे राम एक पर्सन है। सर, स्टेमिंग और लिमिटाइजेशन में मेन फर्क ये है कि लिमिटाइजेशन एक मीनिंगफुल शब्द देता है, जबकि स्टेमिंग सिर्फ काट देता है। अब क्लियर हुआ। प्रोलॉग और जावा भी इस्तेमाल होती हैं। फिर हैं फ्रेमवर्क्स जैसे टेंसरफ्लो, केरास, पाइटॉर्च, साइकिट लर्न। और आखिर में है लाइब्रेरीज जैसे नमपाई, पैंडाज और एनएलटीके, जो खास तौर पर एनएलपी के लिए है। पाइथन तो सच में हर जगह है। ये सारे टूल्स याद रखने होंगे। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सफर। हमने परिभाषा से लेकर उसके टूल्स तक हर कॉन्सेप्ट को समझा। याद रखना, एग्जाम हॉल में तुम्हारी मेहनत और ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगी। जब तुम पीएएस मॉडल को याद करोगे तो सिर्फ रटना नहीं, उस सेल्फ ड्राइविंग कार को इमेजिन करना। जब एनएलपी का सवाल आए तो उस डेटा फैक्ट्री को याद करना। ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। डिसिप्लिन के साथ इन्हें रिवाइज करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। अब जाओ और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखो। हजारों की भीड़, एक सपना